हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम संविधान के संशोधन का पार्ट 2 देखेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने संविधान में जितने भी संशोधन हुए थे उनमें से 1 से लेकर 25 तक अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस किए थे। वो पार्ट 1 था, लेकिन ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें मैं 26वें संवैधानिक संशोधन से लेके 50 तक इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, जो अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम देखेंगे 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1971 में हुआ, 1971 में। इस संशोधन से क्या हुआ कि जो प्रीवी पर्स थे उनके मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसको पारित किया गया था। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ जजमेंट के बाद जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको दूर करने के लिए किए गए हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो 3 केसेस मैंने आपको बताए थे जिनमें उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था वो करना पड़ा था। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है 26वां, ये प्रीवी पर्स के मामले में एक जजमेंट आया था और उससे उत्पन्न जो भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई थी, जो कठिनाइयाँ हुई थी, उसको दूर करने के लिए इसको पारित किया गया था। और साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद भी देखिए जोड़ दिया गया, जिससे भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। पहले राजाओं को जो प्रिविलेजेस मिलते थे, जो विशेष अधिकार मिलते थे, उसको ख़त्म किया गया 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। ठीक है ना, ये आर्टिकल इसमें देखिए ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, नया वाला। इसके बाद आता है 27वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1971 में हुआ, 1971 में हुआ। और इससे मिजोरम और जो आपका अरुणाचल था उन्हें संघ राज्य क्षेत्र के लिए उनके लिए मतलब उनके जो एरियाज़ था उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस का प्रावधान किया गया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी को इंडिया में जिस अमेंडमेंट से शामिल किया गया है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ भी देखिए मिजोरम और अरुणाचल की बात की गई है ना, तो ये भी जाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो कुछ विशेष प्रोविज़न इसके लिए किए गए थे मिजोरम के लिए और अरुणाचल के लिए 27वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट आता है 28वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972, 1972 में हुआ। और ये संशोधन जो था वो आपका भारतीय सिविल सर्विसेज के जो सदस्य थे उनको जो भी विशिष्ट विशेषाधिकार मिले हुए थे उनको ख़त्म कर दिया गया, यानी इस अमेंडमेंट से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए एक नया आर्टिकल भी ऐड किया गया था। तो इससे मैं आशा करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 29वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972। इससे देखिए 9वीं अनुसूची में 2 और अधिनियम ऐड कर लिए गए। 9वीं अनुसूची जिसमें मैंने बताया था लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं बहुत सारे, और उसमें उनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब इसमें और 2 एक्ट जो थे वो ऐड कर लिए गए, जिसमें आपका केरल भूमि सुधार अधिनियम 1919 का, 1919 का, और केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1971। तो इन दोनों को इसमें ऐड कर लिया गया 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आता है 30वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972। इससे क्या हुआ कि देखिए इस आर्टिकल में कुछ संशोधन किए गए। संशोधित अनुच्छेद के अधीन अब दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, अंतिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए मामले में कोई संवैधानिक महत्व का सारवान प्रश्न होना ही पर्याप्त है। यानी कि देखिए, अगर दीवानी मामलों में कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, मान लीजिए दीवानी मामला है, ठीक, सिविल केस है, और उस सिविल केस में हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, कोई फाइनल ऑर्डर दिया है, और उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो उसमें अपील कब होगी? जब उसमें मामले का कोई सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न होना चाहिए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिस पर पहले कोई जजमेंट ना आया हो, सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, है ना, पब्लिकली इम्पोर्टेंस का होना चाहिए वो क्वेश्चन। तब उस दीवानी मामले में, उस सिविल केस में जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है या फाइनल ऑर्डर दिया है, उसकी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सार्वजनिक महत्व का सारवान प्रश्न होना चाहिए दीवानी मामले में अपील के लिए, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1971 में हुआ। इससे क्या होता है कि जो आर्टिकल 80 था उसमें कुछ चेंजेस किए गए और लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। तो ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा अमेंडमेंट था
जिससे लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। तो ये था आपका 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट आता है 32वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ। इससे आर्टिकल 371 जो था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, साथ ही देखिए एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए। तो इस अमेंडमेंट से जो आंध्र प्रदेश स्टेट था उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे। नेक्स्ट आता है 33वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974। इससे देखिए इन आर्टिकल्स में, इन दोनों आर्टिकल्स में कुछ संशोधन किए गए, जिससे जो आपकी पार्लियामेंट है और जो राज्य विधानमंडल है उसके सदस्य अगर कोई त्यागपत्र देते हैं तो उसको जो स्पीकर है वो तभी स्वीकार करेंगे यदि इस बात का समाधान हो जाए कि उन्होंने त्यागपत्र जो है वो स्वेच्छा से दिया है। तो बेसिकली ये वाला जो अमेंडमेंट था वो त्यागपत्र से रिलेटेड था, चाहे वो पार्लियामेंट के सदस्य दें या राज्य विधानमंडल के सदस्य दें। अगर वो कोई त्यागपत्र अपना स्पीकर को देते हैं, है ना, अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए, तो उन्हें इस बात का समाधान होना चाहिए स्पीकर को कि उन्होंने अपनी इच्छा से दिया है, किसी के दबाव में आकर या ज़ोर ज़बरदस्ती से वो त्यागपत्र उन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद आता है 34वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974। इससे क्या हुआ, इससे फिर से देखिए 9वीं अनुसूची में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म एक्ट को पारित किया था, उनको 9वीं अनुसूची में ऐड कर लिया गया था। और 9वीं अनुसूची में इस तरह से जो शामिल किए गए एक्ट हैं उनकी संख्या बढ़कर 86 हो गई थी। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है ये भी आपका 9वीं अनुसूची से ही रिलेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974। सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा बना दिया गया, मतलब भारत का जो सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, वो 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से दिया गया था। और इन दो आर्टिकल्स में चेंज करके भारतीय संसद के दोनों सदनों में, है ना, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में सिक्किम विधानसभा के एक एक प्रतिनिधि भेजने का भी प्रावधान किया गया। तो बेसिकली ये सिक्किम से डील करता है ये अमेंडमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिक्किम पर बहुत ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्किम को भारत में कौन से इस अमेंडमेंट से मतलब शामिल किया गया था। इसके बाद आता है 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। वो तो था देखिए सिक्किम को तो वहाँ पे सह राज्य का दर्जा दिया गया था इससे ऊपर वाले अमेंडमेंट में। यहाँ पे सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ पे सिर्फ वो एक सह राज्य था, है ना, यहाँ पे उसे डायरेक्टली 22वें राज्य का दर्जा जो था वो दे दिया गया। इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही अमेंडमेंट जो थे वो सिक्किम से रिलेटेड थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 में ही हुआ ये भी। इससे अरुणाचल प्रदेश के लिए जो विधानसभा थी और जो मंत्री परिषद थे उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा होनी चाहिए, मंत्री परिषद होना चाहिए, उसका जो प्रोविज़न किया गया था वो 37वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से किया गया था। नेक्स्ट आता है 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। इससे जो इमरजेंसी के प्रोविज़न्स थे उनमें कुछ चेंजेस किए गए। अब देखिए इमरजेंसी के प्रोविज़न 352 से लेके 360 तक कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस किए गए ये कुछ हमें ध्यान रखने हैं। देखिए आर्टिकल जो 352 था उसमें खंड 4, 5 और जो 356 था जो हमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। 352 हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, 356 हमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। तो इनमें कुछ नए खंड जोड़े गए थे। और 360 में भी देखिए जो हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है, इसमें भी नए नए जो मतलब खंड थे वो ऐड किए गए थे। तो बस ये इससे इमरजेंसी से रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। इससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर के जो निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद थे, जो डिस्प्यूट होते हैं, वो कोर्ट की अधिकारिता से परे कर दिए गए। यानी कि अब उनमें कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट उनमें किसी तरह का जो हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकता, मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता अगर इनके निर्वाचन से संबंधित कोई डिस्प्यूट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट है 40वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। इससे क्या हुआ कि जो 9th शेड्यूल थी, जो 9वीं अनुसूची थी, उसमें जो एक्ट थे उनकी कुल संख्या बढ़कर 188 हो गई। यानी कि जो मैंने आज जैसे कि आपको ऊपर बताया था अभी कि जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं, है ना, जो 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं, उनको आप इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल राइट्स का जो है वो वायलेशन करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। तो इससे इस वाले अमेंडमेंट से सिर्फ 9वीं अनुसूची में जो एक्ट थे उनकी संख्या बढ़ गई थी।
नेक्स्ट आता है 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में ही हुआ ये भी। इससे देखिए क्या होता है कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची थी, जो 5th शेड्यूल था, उसमें आदिम जातियों के विकास की दृष्टि से, यानी कि जो आपका शेड्यूल्ड जो कास्ट थी उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ अमेंडमेंट किया गया। और जो लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, साथ ही जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स थे, उनकी रिटायरमेंट की जो एज थी कि वो कितनी एज में रिटायरमेंट होंगे, ये 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। ठीक है ना। तो पहले वो 60 साल में रिटायर होते थे, लेकिन अब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स थे इस अमेंडमेंट के बाद 62 साल में रिटायर होंगे। तो इससे ये क्लियर कर दिया गया। इसके बाद अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है, जो है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ ये भी। देखिए सबसे ख़ास बात इस अमेंडमेंट के बारे में ये है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के बारे में इसे कहते हैं। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने का सबसे बड़ा रीज़न आपको अभी दिखाई देगा। देखिए सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किसी ना किसी प्रोविज़न में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ज़रूर किया है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे देखिए सबसे पहली बात देख लेते हैं कि इसने 2 नए अध्याय, 2 नए चैप्टर ऐड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो है आपका 4A और एक है 14A। तो 4A में क्या दी गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर ली गई। इसके बाद 14A यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स प्रशासनिक अधिकरण, जो पब्लिक सर्विस मतलब जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी नियुक्ति वगैरह से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो उस ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ना कि कोर्ट में। तो कोर्ट उनके जो डिस्प्यूट का निपटारा ना करके ट्रिब्यूनल्स करते हैं, तो ये अलग से बनाए गए हैं। तो इस 14A में ये हो गया। इसके बाद जो 9 नए आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए गए हैं और 52 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें इससे अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे चेंजेस इसने कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं, चाहे वो नए पार्ट जोड़ना हो, है ना, चाहे नए आर्टिकल्स ऐड करना हो, या 52 में जो आर्टिकल्स हैं उनमें अमेंडमेंट किया इसने। अब हम एक एक करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले आता है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। तो जो प्रियम्बल है उसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए इस अमेंडमेंट से। सबसे पहले आता है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 नए जो वर्ड्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। वहाँ पे 4 ऑप्शन अगर दिए जाएं, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं इससे ऐड किए गए और 1 वर्ड ऐसा होगा जो इससे ऐड किया गया। तो बेसिकली ये इस 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या चेंज किया है। तो इसमें 3 नए आर्टिकल ऐड किए हैं। पहला है 39A। देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड जो ऐड किया गया है वो इस अमेंडमेंट से किया गया है। इसके बाद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। नेक्स्ट है 48A जो एनवायरनमेंट की रक्षा वगैरह उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। तो ये 3 नए आर्टिकल्स जो हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट आता है मूल कर्तव्य, है ना। अब देखिए मूल कर्तव्य का तो टॉपिक ऐसा है कि पूरा का पूरा ही आपका इस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। जो भाग 4A है ना, उसके साथ ही नया आर्टिकल भी ऐड करना पड़ा क्योंकि 51A जो आर्टिकल है उसी में आपके सारे के सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो ये इससे ऐड किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, जिसमें आपको सभी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ सभी नागरिकों को दी गई हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि संसद, कार्यपालिका और विधानमंडल में इससे क्या क्या चेंज किए गए। तो देखिए जो संसद है, कार्यपालिका है, विधानमंडल है, इन सबसे पहला जो संशोधन है वो आर्टिकल 55 है इस अमेंडमेंट से। तो 55 जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन करके ये तय कर दिया गया कि लोकसभा और जो राज्य विधानसभाएं हैं उनमें स्थानों का आवंटन यानी कि जो सीट्स का अलॉटमेंट है वो संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो विस्तार है वो अनुसूचित जातियों के लिए जो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलेगा, वहाँ पे जो जनसंख्या वर्ड होगा वो 1971 में की गई जनगणना पर आधारित होगा। मतलब 1971 में शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जनसंख्या थी, है ना, उसके अकॉर्डिंगली सीटों का जो है वो उनकी आरक्षण उनको दिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो आपका सन 2000 है उस तक वो वैसी ही रहेगी, यानी जो 2000 वाला सन था उस तक वो ऐसी ही रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जो आर्टिकल 74 है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए,
ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, इससे ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि नहीं, मानने के लिए बाध्य है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी में इस अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस किए। एक नया आर्टिकल ऐड किया और सुप्रीम कोर्ट को जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं, जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, उनमें हाई कोर्ट से अपने पास मंगाने की शक्ति दे दी गई। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है हाई कोर्ट से। इस अमेंडमेंट से ये चीज़ तय कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। अब केंद्र, सेंट्रल और स्टेट के बीच में संबंध को लेके भी देखिए एक नया आर्टिकल इसमें ऐड किया गया, जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको राज्य की विधि व्यवस्था में जो लीगल सिस्टम है किसी भी स्टेट का, वहाँ पे अगर गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो उसका सामना करने के लिए, है ना, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए संघ के सशस्त्र बल, जो मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनको भेजने की शक्ति दी गई। तो अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी स्टेट में अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है तो आर्म्ड फोर्सेस या मिलिट्री की फोर्सेस भेज सकती है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब वही ट्रिब्यूनल, जैसा कि मैंने बताया था, वही अभी ऊपर बताया, भाग 14 ये ऐड किया गया। और देखिए इससे 2 नए आर्टिकल भी इसमें आपको मिलेंगे, 2 नए आर्टिकल ऐड किए गए। वही लोक सेवकों की भर्ती वगैरह से बारे में जो डिस्प्यूट है वो ये अधिकरण निपटाएंगे। इसके बाद आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट का जो टॉपिक है ना, जो अमेंडमेंट का जो टॉपिक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अमेंडमेंट नहीं, इमरजेंसी का जो टॉपिक है। तो आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी, जैसे कि हम जानते हैं 352 से लेके देखिए 360 तक इमरजेंसी के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और ये जो प्रोविजंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 तरह की इमरजेंसी आपको दिखाई देगी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए। सबसे पहला जो चेंज इसने किया है इमरजेंसी के प्रोविज़न में वो है 352 में ये लाइन ऐड कर दी गई कि संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके किसी भाग के संबंध में। यानी कि इससे क्या होता है कि अब जो इमरजेंसी है वो पूरे भारत के साथ साथ, पूरे इंडिया के साथ ही उसके किसी भाग में भी लग सकती है, देश के किसी एक भाग में भी लागू हो सकती है। पहले क्या होता था कि पूरे इंडिया में लागू होते थे इमरजेंसी के प्रोविज़न, लेकिन इस अमेंडमेंट ने 352 में ये लाइन ऐड कर दी कि अब उसके किसी भाग में भी इमरजेंसी लग सकती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। पहले उसका प्रभाव क्या होता था, उसका इफेक्ट पूरे देश पर होता था। 356 में 6 महीने की जगह 1 साल वर्ड ऐड कर दिया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति शासन जो स्टेट इमरजेंसी है उसकी प्रारंभिक अवधि जो होगी वो 1 साल की होगी। तो इससे ये चीज़ क्लियर कर दी। इसी तरह से संवैधानिक संशोधन, देखिए संविधान में जो संशोधन वाला आर्टिकल दिया गया है 368, उसमें भी देखिए इसने क्या क्या चेंजेस किए। तो इसमें देखिए 2 नए खंड जोड़े गए हैं, खंड 4 और 5। खंड 4 ये कहता है कि जो 368 है उसमें किए गए किसी भी संशोधन को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। उसे आप किसी भी कोर्ट में, अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उसे आप किसी भी कोर्ट में इस आधार पर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते कि ये जो अनुच्छेद है, यानी 368 में जो अनुच्छेद है उसमें जो है वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, यानी कि प्रक्रिया के अनुसरण में उस अमेंडमेंट को नहीं किया गया है। इसी तरह से खंड 5 में ये बताया गया है कि अगर किसी तरह का अमेंडमेंट के बारे में कोई संदेह होता है ना, किसी भी तरह का कोई भी संदेह हो कि भाई वो अमेंडमेंट ठीक है या नहीं, तो उसके निवारण के लिए संविधान के उपबंधों में कुछ भी अगर जोड़ा जाता है, कोई चेंज किया जाता है, कोई चीज़ निकाली जाती है, निरसित की जाती है, तो संसद की विधायी शक्ति की कोई परिसीमा नहीं होगी, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो 2 चीज़ इसने क्लियर कर दी। अब इन 2 खंड से क्या पता चलता है कि ना तो आप जो सब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगी, आप ना तो उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो संसद जो भी अमेंडमेंट करेगी उसकी विधायी शक्ति पर, उसकी उस लेजिस्लेटिव पावर पर किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो एक तरीके से ये संसद को बिल्कुल बहुत ज़्यादा शक्ति दे रहा था, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो इसके बाद अब होता क्या है देखिए, इसके बाद देखिए आता है मिनर्वा मिल्स का केस। मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 खंड 4 और 5 ऐड किए थे इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक हैं, ये संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसे असीमित कर रहे हैं और संविधान का जो बुनियादी ढांचा है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये खंड 4 और 5 जो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ऐड किया था ये इस केस से हटा दिया गया। नेक्स्ट आता है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। जो 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ये 1977 में हुआ
और इससे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जो भी ऐड किए गए थे कुछ आर्टिकल्स, देखिए इनको निकाल दिया गया और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स थे उनके जुरिडिक्शन को वापस उन्हें दे दिया गया। तो बस इतना ही चीज़ क्या था, मतलब जो 42वें संविधान से अगर कुछ ऐड किया गया तो उसमें से कुछ आर्टिकल्स को इस अमेंडमेंट से निकाल दिया गया। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला अमेंडमेंट यानी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ है। सबसे पहले देखिए इससे पढ़ते हैं हम विधानमंडल के बारे में। तो विधानमंडल में इसने क्या क्या चेंजेस किए, तो इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो अवधि है उसको दोबारा से 5 साल कर दिया। यानी कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था उसने 6 साल किया था, इसने क्या कर दिया, इसने फिर से 5 साल कर दिया। और साथ ही एक नया आर्टिकल ऐड किया जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की अगर सही रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए आमतौर पे क्या होता है कि पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल में अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका कोई पब्लिश नहीं होता, उसका बिल्कुल पब्लिकेशन मना है, बट हाँ उसकी कोई रिपोर्ट नहीं प्रकाशित हो सकती। लेकिन इससे ये चीज़ क्लियर कर दी कि अगर कोई व्यक्ति उन कार्यवाहियों की सही और बिल्कुल सही रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो वो कर सकता है, उसके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल जो कार्रवाई होगी या केस होगा वो फाइल नहीं होगा। तो ये चीज़ इससे क्लियर कर दी इस वाले अमेंडमेंट से। इसके बाद जो दूसरा चीज़ इसमें अमेंडमेंट हुई है वो है न्यायपालिका। अब देखिए जुडिशरी में इसने क्या चेंजेस किए, इसने ये वाला आर्टिकल नया जोड़ दिया 134A और ये शक्ति दे दी हाई कोर्ट को कि वे 132, 133, 134 इन तीनों आर्टिकल्स में के अधीन या तो खुद या जो व्यथित पक्षकार है ना, जो पीड़ित पक्षकार है, जो आपका पार्टी है ना केस की, उसके आवेदन पर ही अपने जजमेंट के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अब देखिए ये 132, 133 और 134 क्या है, तो इन तीनों में क्या है ना कि अपीलें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो 132 हो गया आपका संवैधानिक मामलों में अपील, 133 हो गया आपका सिविल मामलों में अपील और 134 हो गया आपका क्रिमिनल मामलों में, दंडिक मामलों में अपील। इन तीनों मामलों में जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट से पहले प्रमाण पत्र लेना होता है। तो इस वाले अमेंडमेंट से ये चीज़ तय कर दी कि अगर हाई कोर्ट अमेंडमेंट देगा तो या तो वो खुद ही दे देगा या फिर जो पीड़ित पक्षकार है ना उसके आवेदन पर जब वो आवेदन करे कोर्ट में तब देगा और तुरंत इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्रमाण पत्र वो दे देगा। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए, या तो वो खुद दे या फिर पीड़ित पक्षकार है वो दे, वो आवेदन करे तब जाके वो प्रमाण पत्र देगा कि जाओ इस चीज़ की अपील करो। तो इससे ये चीज़ क्लियर कर दी। इसके बाद अब देखिए कुछ चेंजेस इसने एमरजेंसी के प्रोविजंस में भी किए हैं। एमरजेंसी के प्रोविज़न में वही 352 में इसने चेंज किया, यानी कि नेशनल एमरजेंसी में आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द इसने जोड़ दिया। यानी कि पहले अगर आंतरिक अशांति होती थी है ना, देश में कहीं भी आंतरिक अशांति के आधार एमरजेंसी लगती है तो वही एमरजेंसी आंतरिक अशांति के आधार पर ना लगकर सशस्त्र बल विद्रोह, यानी कि कहीं पे आर्म्ड रिबेलियन हो गया है ना, हथियारों वाला विद्रोह हो गया है, हथियारों को लेके कहीं पे कोई भी हंगामा हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो गया है, हथियारों सहित हंगामा हो रहा है, तब ये वाली इमरजेंसी लगती है। पहले जो इंटरनल तरीके से होती थी, इंटरनल तरीके से देखा जाता था कि कहीं कोई अशांति फैल रही है देश में, आंतरिक तरीके से देश के अंदर, तो तब लगती थी, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगती है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब उसे मंत्रिमंडल का विनिश्चय लिखित रूप में मिल जाए। तो मंत्रिमंडल से पहले रिटन में जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, तब राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ इससे क्लियर कर दी। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस अमेंडमेंट से क्या इसने चेंज किए, तो सब आता है संपत्ति का अधिकार, है ना। जो आर्टिकल 31 था उसको निरस्त कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, अब जो भाग 12 है उसमें ऐड कर दिया गया और एक नया आर्टिकल ऐड किया जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल किया गया 300A। इसमें शामिल कर दिया गया जो भी एक मूल अधिकार तो है नहीं, बस केवल एक आपका संवैधानिक अधिकार है। और इसका मतलब इसमें कहा गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है अपनी तो आप केवल लीगली उसको कानून के प्राधिकार से ही आप उसको वंचित कर सकते हैं, वरना आप उसको उसके प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। जो 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये 1980 में हुआ
और इसने भी देखिए जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो सीट्स का रिजर्वेशन है उसको फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया और 30 साल की जगह 40 साल कर दिया। मतलब उस आर्टिकल में 30 साल वर्ड था, उसको 40 साल कर दिया क्योंकि 10 साल के लिए और उसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट आता है 46वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1982 में हुआ। इसने आर्टिकल 269 में कुछ चेंज किए ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान जो भी भेजे जाने वाले सामान हैं उस पर लगाया गया टैक्स राज्यों को सौंप दिया जाए। यानी कि स्टेट के अंदर अगर कोई भी व्यापार वगैरह होता है और उस पर जो टैक्स लगता है वो स्टेट को ही दिया जाएगा। जो भी सामान वगैरह जाता है वो टैक्स किसको दिया जाएगा? स्टेट को दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 47वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1984 में हुआ। इसने 9th शेड्यूल में यानी 9वीं अनुसूची में कुछ अमेंडमेंट किए और अलग अलग स्टेट के जो 14 भूमि सुधार अधिनियम थे, जो 14 लैंड रिफॉर्म एक्ट थे, उनको इसमें शामिल किया गया ताकि उनकी भी विधि मान्यता को देखे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। और इससे जो 9वीं अनुसूची थी उसमें अधिनियमों की संख्या भी बढ़ गई थी। तो बस बेसिकली ये वाला जो अमेंडमेंट है वो आपका 47वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था वो 9वीं अनुसूची से ही डील करता है। मैंने ऊपर भी आपको बहुत सारे कुछ ऐसे अमेंडमेंट दिखाए हैं जिसने 9वीं अनुसूची में कुछ ना कुछ ऐड किया है और इसने भी 9वीं अनुसूची से ही ये भी डील करता है। इसके बाद आता है 48वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1984। इसने ये स्पष्ट कर दिया यानी इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि अगर पंजाब स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, स्टेट इमरजेंसी लगती है, वो भी इलेक्शन कमीशन के प्रमाण पत्र के बिना, सर्टिफिकेट के बिना, तो 2 साल तक के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। तो पंजाब स्टेट के लिए इसमें प्रोविज़न किए गए कि अगर वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो भी निर्वाचन जो आपका आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके प्रमाण पत्र के बिना, तो उसको 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है 49वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1984 में हुआ। इसने 6ठी अनुसूची के क्षेत्र को बढ़ा दिया। 6ठी अनुसूची जो देखिए कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, 3 से 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके बारे में वहाँ पर उसके जो अनुसूचित जातियाँ रहती हैं, जो मतलब शेड्यूल कास्ट रहती हैं, उनके प्रशासन के बारे में हमें बताता है। पहले उसमें त्रिपुरा राज्य ऐड नहीं था। इस अमेंडमेंट से त्रिपुरा राज्य के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया। उनका प्रशासन भी अब ये बताया गया है कि उन स्टेट के प्रशासन की तरह ही चलेगा। तो इस वाले अमेंडमेंट से त्रिपुरा राज्य के बारे में कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। इसके बाद 50वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हुआ आपका 1984 में। इसने आर्टिकल 33 यानी कि जो अनुच्छेद 33 है उसमें कुछ संशोधन किए और साथ ही कुछ अन्य वर्गों के व्यक्तियों को इसमें शामिल कर लिया गया। अब देखिए जो अनुच्छेद 33 है उसमें क्या होता है कि संसद जो है वो मूल अधिकारों को विधि बनाकर रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, उन पर रोक लगा सकती है ना। इससे पहले इसमें केवल सशस्त्र बल के सदस्य जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स थे या जैसे पीएससी वगैरह होते हैं ना, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो दल के मेंबर्स हैं वो शामिल थे। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इसमें कुछ और व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया। तो देखिए इस वीडियो में मैंने जो 26 से लेके 50 तक जितने भी अमेंडमेंट थे वो सभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। अपने जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने 1 से लेके 25 तक जितने भी अमेंडमेंट थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उस वीडियो में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको बताए थे और ये भी बताया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।